गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ यूनिट नंबर 2। नाम है मेंबर्स सब्जेक्टेड टू फ्लेक्सरल लोड। सो पहला तो मैं बताऊँगा व्हाट इज़ फ्लेक्सरल लोड। फ्लेक्सरल लोड का मतलब है कोई भी अगर बीम पे लोड लगते हैं और वो लोड के कारण बीम बैंड हो जाते हैं, उसी लोड को हम फ्लेक्सरल लोड बोलते हैं। तो पहला टॉपिक है लेक्चर नंबर 1 में, वेन एवर ए बीम हैविंग एन आर्बिट्ररी क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड का मतलब क्या है? देखिए, दो लोड हो सकता है, एक है लॉन्गिट्यूडनल लोड, एक है ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड वही है जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे लगे, मतलब 90 डिग्री डायरेक्शन पे लगे। द बीम विल बैंड, हाँ सही में कोई भी एक बीम मान लीजिए, अगर बीम में 90 डिग्री डायरेक्शन पे लोड लगता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जैसे एक ये बीम मान लीजिए, अगर ये बीम में हम लोग ये जो भी डायरेक्शन हो गया, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लेकिन अगर लोड ऐसे लगता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे अगर कोई भी लोड लगते हैं तो उसके कारण क्या होगा? बीम बेंड होगा। इन एडिशन टू द बेंडिंग द अदर इफेक्ट्स सच एज ट्विस्टिंग बकलिंग में ओकर। बकलिंग का मतलब क्या है? ट्विस्टिंग का मतलब क्या है? ट्विस्ट का मतलब है कोई भी एक बीम ट्विस्ट हो जाना, मतलब मुड़ जाना। और बकलिंग का मतलब है कि ये देखिए, ये जैसे एक बीम हो गया, ये बीम पहले स्ट्रेट हुआ करता था, अगर लोड लगने के कारण बीम क्या हो जाएगा? बकल हो जाएगा, मतलब ये ऐसा शेप का बन जाएगा लोड लगने के कारण। तो इसको हम लोग बकलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोड लगने के कारण ट्विस्टिंग भी होगा, बेंडिंग भी होगा, ट्विस्टिंग भी होगा, बकलिंग भी होगा। एंड टू इन्वेस्टिगेट ए प्रॉब्लम दैट इंक्लूड ऑल द कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड बकलिंग, इट वुड बिकम ए कॉम्प्लिकेटेड वन। तीनों चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना साथों साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, जिसके कारण हम लोग एक ही चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और वो हो गया आपका बेंडिंग इफेक्ट्स। फिर उसके बाद ये जो टॉपिक मैं अभी नेक्स्ट सिखाने जा रहा हूँ, मतलब एजम्पशन ऑफ सिंपल बेंडिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोग मान के चलो, ये एग्ज़ाम में किसी भी तरह आना ही है। एग्जाम में लिखा रहेगा व्हाट आर द वेरियस एजम्पशंस ऑफ सिंपल बेंडिंग। अब एजम्पशंस क्या क्या है? पहला एजम्पशन है बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड हैज़ ए कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। कोई भी एक बीम है, जो बीम क्या होते थे पहले, कोई भी एक बीम है वो इनिशियली उसको हम लोग स्ट्रेट मान के चलते हैं। एंड सच बीम हैज ए कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, मतलब पूरा बीम के थ्रू आउट जो भी क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पोजीशन पे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कोई पोजीशन पे ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल है। कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है और स्ट्रेट माना जाता है बीम को। फर्स्ट एजम्पशन। सेकेंड एजम्पशन में माना जाता है कि बीम इज मेड ऑफ होमोजेनियस मटेरियल। होमोजेनियस मटेरियल का मतलब क्या है कि जो भी मटेरियल से बना है एक ही टाइप ऑफ मटेरियल है, ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन ऑफ दो मटेरियल। जैसे मैंने प्रीवियस यूनिट में बताया था कंपोजिट बीम के बारे में। कंपोजिट बीम का मतलब क्या है? कंपोजिट या कंपाउंड बीम का मतलब है दो मटेरियल से बना हो, जो मटेरियल दो या दो से अधिक। लेकिन होमोजेनस का मतलब है एक ही मटेरियल से बना हुआ है। एंड द बीम हैज़ ए लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल, कोई भी एक बीम है, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा, ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, ये बीम के अंदर होमोजेनियस मटेरियल से बना हुआ है। साथों साथ ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये क्या है? ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे है उसी को हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे है। उसके बाद थर्ड इज रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड लोड लाइज इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल, जो भी हम लोग लोड अप्लाई करेंगे वो उनके रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि लोड हम लोग अप्लाई करते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे, और वो एक्ट होगा जो भी अभी मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो भी प्लेन होगा उसके ऊपर। सो इसीलिए रिजल्टेंट ऑफ द अपलोड लोड लाइज इन दी प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद
The geometry of the overall member is such that bending not buckling in the is the primary cause of failure. कोई भी बीम मेंबर बेंडिंग के कारण फेल होते हैं, बकलिंग के कारण फेल नहीं होते। ये एक एजम्पशन है। ये जितने भी है ये एजम्पशन है, इनको बाय हार्ट करना है। ऐसा कुछ है नहीं कि इनके कोई रीज़न वगैरह है, ये सब एजम्पशंस हैं। फिफ्थ एजम्पशन क्या है? इलास्टिक लिमिट इज नोवेयर एक्सीडेड एंड ई इज सेम इन कंप्रेशन एंड टेंशन। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि मैंने लास्ट यूनिट में बताया था, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये जो भी इलास्टिक मॉडुलस है ये टेंशन पोर्शन में भी सेम रहेगा एंड कंप्रेशन में भी सेम ही रहेगा। मतलब दोनों पोर्शन में कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों टाइम पे ही ई का वैल्यू ई ही रहेगा। ये चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ई इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, होमोजेनस मटेरियल इस इनकी प्रॉपर्टी है। तो मटेरियल तो चेंज हो नहीं रहा है, तो इसके कारण इलास्टिक प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद प्लान क्रॉस सेक्शन रिमेन्स प्लान बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। ये कभी कभार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि 2 3 4 ऑप्शंस दिया जाता है तो कौन सा एजम्पशन सही है। ये जो सिक्स्थ वाला एजम्पशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि द प्लान क्रॉस सेक्शन इट रिमेन्स एज प्लान बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। बेंडिंग से पहले भी प्लान सेक्शन थे और ये बेंडिंग होने के बाद भी ये प्लान सेक्शन थे। और ये ज़्यादातर ये जो भी एजम्पशन है, मतलब सिक्स्थ वाला एजम्पशन, ये एजम्पशन न्यूट्रल एक्सिस में ज़्यादा अप्लाई होते हैं, क्योंकि वो हमेशा न्यूट्रल एक्सिस में नाइडर कंप्रेशन होते हैं नॉट टेंशन होते हैं। अब न्यूट्रल एक्सिस क्या है मैं इनके बारे में बताऊंगा मैं भी। अब लेट अस कंसीडर वन बीम, जैसे मैंने बीम अभी दिखा के रखा हूँ, ये बीम है। लेट अस कंसीडर ए बीम इनिशियली अनस्टेड। जो ऊपर वाला फिगर 1A है ये एक बीम है। ये पहले क्या किया, ये इनिशियली अनस्ट्रेस्ड था, उसके ऊपर लोड हम लोगों ने लगाए नहीं थे। उसके बाद उस बीम को हम लोगों ने खाली बेंडिंग मोमेंट लगाया हूँ। और जब मोमेंट होते हैं तो एक चीज़ याद रखना है, मोमेंट जब पूरा थ्रू आउट द फुल मेंबर, इफ द मोमेंट इज कांस्टेंट देन whenever the bending moment or moment is throughout the member it is constant, then shear force will be always 0. so जैसे constant bending moment है तो shear force 0 है along its length। तो bending moment लगाने के कारण क्या हो गया, it would be obtained by applying bending moment। कैसे लगेगा? by applying the couple का मतलब है दो equal and opposite moment at each end the beam will bend to the radius r। ये जो भी बीम है ये पहले लोड लगाया नहीं था, लेकिन उसको बीम को बेंड करने के लिए हम लोगों ने कपल लगा दिया। अब कपल लगाने के कारण, कपल आर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट, उनको लगाने के कारण बीम बेंड हो गया ऑफ रेडियस r। As a result of this bending, the top fiber of the beam will be subjected to tension and bottom of the beam will be subjected to compression, and it is reasonable to suppose therefore that somewhere between the two ends there are points at where stress is 0। ये चीज़ याद रखना है कि जब मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ, एक बीम मान लीजिए, ये एक बीम है। ये लोड लगने के बाद इसका पहले तो बीम की शेप ऐसा था, इसके ऊपर जब मैं लोड लगाऊंगा तो ये बीम कैसा बन जाएगा, इस तरीका का बन जाएगा जैसे मैंने दिखाया हूं। तो ये जो भी बीम है, ये बीम का शेप ये बन गया है। तो ऊपर क्या बनेगा, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि ऊपर वाला पोर्शन में हम लोगों की कंप्रेशन बनेगा और नीचे की पोर्शन में टेंशन बनेगा। लेकिन अगर और ये जो भी शेप बना है लोड के कारण, उस शेप को बोलते हैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। ये आप लोगों को मैं अभी धीरे धीरे बताऊंगा कि सैगिंग बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। और सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को पॉजिटिव माना जाता है। अगर बीम जिस तरीका का शेप मैंने दिखाया हूँ कि ऐसे बेंड होते हैं तो उसको हम लोग सैगिंग बेंडिंग मोमेंट मानते हैं। और अगर यही बीम अगर ऐसे बेंड होगा तो उसमें कंप्रेशन लगेगा नीचे की तरफ और टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, और इसको हम लोग बोलते हैं हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। और सैगिंग बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होते हैं और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट निगेटिव होते हैं।
उसके बाद ये- इसी इसी को हम लोग बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। मतलब फाइनली दी बेंडिंग मोमेंट्स दो टाइप के होते हैं, सैगिंग एंड हॉगिंग। सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग निगेटिव। और कॉम्प्रेशन मैंने अभी दिखाई दिया डायग्राम में कि कॉम्प्रेशन कहाँ पे लगेगा बार बार एंड टेंशन कहाँ पे लगेगा बार बार। लेकिन बीम के जो सेंटर वाला एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसमें नाइडर कंप्रेशन, क्योंकि देखिए मैंने अभी डायग्रामेटिकली दिखाया था ऊपर की तरफ कंप्रेशन नीचे की तरफ टेंशन। तो सेंटर में क्या होगा, एक ऐसा पोर्शन रहेगा जिसमें कंप्रेशन भी नहीं होगा टेंशन भी नहीं होगा। उसी पोर्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस। और न्यूट्रल एक्सिस एक वो पोर्शन है जिसमें कंप्रेशन भी नहीं होते टेंशन भी नहीं होते। और जो सिक्स्थ वाला एजम्पशन मैंने दिखाया था ये बेसिकली इसमें अप्लाई हो सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर बेंडिंग। तो प्योर बेंडिंग के कारण क्या होगा, कोई भी अगर बीम फ्रैक्चर होता है, जब प्योर बेंडिंग होगा तो उसमें जब प्योर बेंडिंग होगा उस समय ट्विस्टिंग वगैरह होगा नहीं। और साथों साथ जो शियर फोर्स होगा वो वैल्यू कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द प्योर बेंडिंग द शियर फोर्स विल बी जीरो। अब लोड रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। एज वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट इंटरनल रिएक्शन डेवलप्ड हो ऑन एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम may consist of a resultant normal force, a resultant shear force and a resultant couple. In order to ensure that the bending moments alone are investigated, we will put a constraint on a loading such that the resultant normal and the resultant shear force are zero on any cross section perpendicular to the longitudinal axis of the member। इसका मतलब यही है कि कोई एक, जैसे मैंने अभी बताया था, कोई एक बीम मान लीजिए, बीम में प्योर बेंडिंग कराने के लिए सिर्फ उसमें हम लोग कपल अप्लाई करेंगे, कोई लोड अप्लाई नहीं करेंगे। तो दो, जैसे मैंने अभी फिगर नंबर 2 में दिखा के रखा हूँ, दो कपल अप्लाई करने के कारण इसमें बेंडिंग हो चुका है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होके रखा है। एंड उसी बेंडिंग को बोलते हैं फ्लेक्चर, जिसके कारण इस जो भी ये बीम मेंबर है उसमें न्यूट्रल एक्सिस में नाइडर बेंडिंग होगा। मतलब न्यूट्रल एक्सिस में तो कंप्रेशन भी नहीं होगा टेंशन भी नहीं होगा, लेकिन ये कपल मोमेंट लगा, कपल या तो मोमेंट ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट रोटेशन लगाने के कारण ये बीम बेंड हो चुके हैं, जिसके कारण इसको बोलते हैं प्योर बेंडिंग के कारण ये बेंड हो चुके हैं। लेकिन जैसे मैं अभी एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर प्योर बेंडिंग मोमेंट लगते हैं, जैसे ये डायग्राम मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, व्हेन ए मेंबर इज लोडेड इन सच ए फैशन दैट इट इज सेड टू बी इन द प्योर बेंडिंग। देखिए एक बीम ले लिया, बीम में दो हिंज सपोर्ट है इसमें, और दो लोड लगा दिया हम लोगों ने P और P दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस लेफ्ट से भी एंड L डिस्टेंस राइट से भी। तो इनके कारण जो भी शेयर फोर्स डायग्राम बना वो हो गया आपका L डिस्टेंस में P वैल्यू एंड राइट हैंड साइड में भी L डिस्टेंस में P वैल्यू। लेकिन सेंटर वाला पोर्शन में क्या है, शेयर फोर्स है ही नहीं, मतलब जीरो शेयर फोर्स है। और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट। इसका मतलब है जो पी पोर्शन से लेके पी पोर्शन, मतलब लेफ्ट के लोड पी से राइट के लोड पी तक, यहाँ इस वाले पोर्शन में कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है। और उसी कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट को हम लोग बोलते हैं प्योर बेंडिंग। मतलब इस पोर्शन में प्योर बेंडिंग होके रखा है और प्योर बेंडिंग के कारण जीरो शेयर फोर्स जनरेट हुआ है। अब जैसे एग्जांपल नंबर नेक्स्ट में मैं दिखाऊंगा, एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में भी मैंने सिर्फ मोमेंट लगाया हूँ, कोई लोड लगाया नहीं हूँ। तो अगर मैंने मोमेंट के थ्रू उसको बैंड किया तो उसमें क्या हो गया है, देयर इज द जनरेशन ऑफ प्योर बेंडिंग, दैट इज इसी के कारण बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं कि थ्रू आउट द बीम बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट और शेयर फोर्स का वैल्यू क्या है, जीरो।
इसका मतलब फाइनली हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि जब प्योर बेंडिंग होगा तो शियर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगा, और प्योर बेंडिंग जनरेट होते हैं मोमेंट के कारण या तो लोड के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन लोड के कारण अगर जैसे मैंने इसमें दिखाया था लोड के कारण होगा तो दोनों लोड कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में भी है राइट में भी है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट के कारण, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं। मैं अभी धीरे धीरे सेकंड लेक्चर में बताऊंगा कि ये कैंसिल आउट कैसे होते हैं, क्योंकि लेफ्ट आप पॉजिटिव होता है इनके, क्योंकि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन होते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग ये पता करेंगे कि प्योर बेंडिंग कैसे कैसे होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही मुझे बोलना था। ओके, थैंक यू।